इस ई लेक्चर को देखने वाले और सुनने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित 2019 की परीक्षा जो बीए द्वितीय वर्ष के अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न के लिए थी, उसमें पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए और उनके उत्तर किस प्रकार से दिए जा सकते हैं। जैसा कि विद्यार्थी जानते हैं, विद्यार्थियों को विदित है कि ग्रेजुएशन में 3 वैकल्पिक विषय यानी ऐच्छिक विषय लेने होते हैं और बाकी 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2, सेकंड ईयर में कंपलसरी पेपर होते हैं। लेकिन जो ऐच्छिक विषय होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 2 प्रश्न पत्र होते हैं और दोनों ही 100-100 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 यूनिट में डिवाइडेड होता है और उन्हीं 5 यूनिट में से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर तैयार किया जाता है। प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होता है। संपूर्ण पेपर 100 अंक का होता है। 3 घंटे उसके लिए निर्धारित होते हैं। चूँकि इस प्रश्न पत्र इस ई व्याख्यान में हम 2019 में पूछे गए प्रश्न पत्र में प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि 2020 में कोरोना काल की वजह से द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र पेपर आयोजित नहीं हुए थे, परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पास में 2019 के प्रश्न पत्र उपलब्ध है। मैं बता रहा था कि प्रत्येक प्रश्न 100 अंक का होता है। 3 घंटे निर्धारित होते हैं। कोरोना काल में यद्यपि पार्ट सी को नहीं करने के लिए विद्यार्थियों को मौका दिया था, अवसर दिया था कि वो 2 घंटे में पार्ट सी को छोड़ते हुए पार्ट ए और बी करें और उसके आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन जो सामान्य वर्ष हैं, जो सदैव चला आ रहा है, अर्थात जो परीक्षा पैटर्न है सामान्य दिनों के लिए, सामान्य वर्षों के लिए, वो इस प्रकार है कि पेपर 100 अंक का 3 घंटे के लिए और 3 भाग में डिवाइडेड होता है। पहला भाग पार्ट ए 10 प्रश्न का होता है, जिसमें छोटे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 10 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से 10 × 2 यानी कि 20 अंक का पहला भाग होता है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, जिनके 50 शब्दों के तक के उत्तर हो सकते हैं। दूसरा भाग पेपर का होता है पार्ट बी, जिसमें प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रत्येक यूनिट में से 1-1 प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न विद्यार्थियों को करने होते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं, अर्थात 5 प्रश्न × 10 अंक बराबर 50 अंक कुल पार्ट बी के लिए निर्धारित होते हैं। और पार्ट सी के में प्रत्येक यूनिट में से 1-1 प्रश्न पूछा जाता है। कुल 5 प्रश्न होते हैं और विद्यार्थी को पूरी छूट होती है कि इनमें से कोई 2 प्रश्न अटेंड करें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं। 15 अंक × 2 प्रश्न बराबर 30, यानी कि 30 अंकों का ये पार्ट सी होता है। तो पहला भाग 20 अंक का, दूसरा भाग 50 अंक का, तीसरा भाग 30 अंक का। इस तरह से कुल 100 अंक निर्धारित होते हैं और पहले भाग में कोई विकल्प नहीं होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। दूसरे भाग में विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन लिमिटेड चॉइसेस होती है, अर्थात जो विकल्प होते हैं वो यूनिट के भीतर ही होते हैं। प्रत्येक यूनिट में से 1 प्रश्न करना ही होता है और पार्ट सी में पूरी तरह से छूट होती है, अर्थात कोई 2 प्रश्न 5 में से करने होते हैं। अब हम चलते हैं आगे और पार्ट ए में
जो प्रश्न पूछे गए थे बीए द्वितीय वर्ष के लिए, द्वितीय पेपर जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, जैसे वित्तीय अर्थशास्त्र कहते हैं। पहले ये पेपर मुद्रा बैंकिंग और राजस्व के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे वित्तीय अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और पहला पेपर आप सभी को पता होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और दूसरा पेपर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स यानी कि वित्तीय अर्थशास्त्र होता है। यह पेपर जो आपके सामने दिख रहा है ये वित्तीय अर्थशास्त्र से संबंधित है, प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि नंबर 1 प्रश्न में 10 प्रश्न जो छोटे वाले प्रश्न हैं, उन 10 प्रश्नों को इसी एक पहले प्रश्न में पूछे गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कह सकते हैं, 1 या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से है। इसका जो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम के नियम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेशम्स लॉ? ग्रेशम नाम के एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने मुद्रा से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, नियम प्रतिपादित किया था, जिसे ग्रेशम का नियम कहा जाता है, जो ये बताता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अर्थात जब दो प्रकार की मुद्राएं अर्थव्यवस्था में प्रचलित हो, देश में प्रचलित हो, तो ऐसी स्थिति में जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये इसका मूल सिद्धांत है, मूल नियम है। और इस जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, मेंबर कार्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर कार्ड? मेंबर कार्ड ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स, ई कार्ड्स जिसको कहते हैं हम, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उनमें कई तरह के प्रश्न कार्ड हो सकते हैं, जैसे आप लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो क्रेडिट बेस्ड कार्ड इश्यू किए जाते हैं, चाहे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा, वो क्रेडिट कार्ड होते हैं। उसमें खाते में पैसे नहीं होते हैं तो भी कुछ क्रेडिट देती है, उस क्रेडिट के ऊपर बैंक या इंस्टीट्यूट उस वहाँ तक खर्च किया जा सकता है। इसी तरह से मेंबर कार्ड होता है, जो कोई भी फर्म, कोई संस्था या कोई भी जो उद्योग है वो अपने ग्राहकों के लिए या अपने मेंबर्स के लिए मेंबर कार्ड जारी करता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक या स्मार्ट कार्ड जैसे होते हैं, और उसके द्वारा खरीदारी की जा सकती है या उसका सर्विसेज में उपयोग किया जा सकता है, वो मेंबर कार्ड कहलाते हैं। इसके बारे में आपको ढंग से पढ़कर निश्चित शब्दों में उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के मूल्य से आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ मनी? मुद्रा के मूल्य, अब यहाँ देखना, मुद्रा का अर्थ नहीं पूछा गया, मुद्रा के मूल्य का अर्थ पूछा गया। मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं या आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ मनी? यानी कि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से आंका जाता है। तो इसको, ये जो प्रश्न है वो दूसरी यूनिट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत में से पूछा गया है। इससे आप पढ़ के अच्छी तरह से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संस्फीति क्या है? व्हाट इज मनी रिफ्लेशन? अब यहाँ पे जरूर ध्यान दें, वर्ड्स का बहुत महत्व है यहाँ पर। एक होती है मुद्रा स्फीति, जिसे स्फीति भी कहते हैं, जो कि इन्फ्लेशन के नाम से जानी जाती है। एक होती है मुद्रा, जैसे मुद्रा प्रसार भी कहते हैं। स्फीति और मुद्रा प्रसार एक ही है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाना, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाना, जिसके कारण से मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। एक होता है उसका जस्ट उल्टा, मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति, वो होता है डिफ्लेशन। और एक होता है रिफ्लेशन और एक होता है डिसइन्फ्लेशन। ये चार जो वर्ड है उसके साथ में एक और नया वर्ड जुड़ा था समय के साथ में। इन्फ्लेशन ही सबसे पहला वर्ड था, उसके बाद में डिफ्लेशन आया, उसके बाद में रिफ्लेशन, उसके बाद में डिसइन्फ्लेशन, और एक और वर्ड आया स्टेगफ्लेशन। यद्यपि यहाँ पे रिफ्लेशन का लिखा है तो आपको केवल रिफ्लेशन के बारे में बताना है, अर्थात इन्फ्लेशन तो जो बाजार की या अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के आधार पर जो
स्वतः क्रिएट होती है वो इन्फ्लेशन होती है, लेकिन जानबूझकर जब लाई जाती है तो वो रिफ्लेशन होती है। यानी कि जब डिफ्लेशन आ जाता है, मुद्रा संकुचन होता है, तो जानबूझकर मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है जिससे रिफ्लेशन आए, यानी जानबूझकर मुद्रास्फीति लाना। फिर है खुदरा बैंकिंग क्या है, व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। अब बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग खुदरा यानी कि जैसे हम बात करते हैं होलसेल, एक होलसेल गोडाउन होता है, होलसेल दुकान होती है, और एक होता है जो खुदरा जिससे हम सामान लाते हैं। तो होलसेल से जो छोटे रिटेलर होते हैं वो सामान ला सकते हैं और खुदरा से हम सभी ला सकते हैं। ठीक इसी तरह से खुदरा बैंकिंग का भी आप अर्थ पढ़कर ढंग से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि एक साख नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। अब ये साख नियंत्रण जो है वो केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की पॉलिसी से संबंधित है। तो उससे आप लिखिए साख निर्माण दो तरीके की हो सकती है, एक केंद्रीय बैंक द्वारा और एक होती है व्यापारिक बैंकों द्वारा। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण का मतलब होता है साख में विस्तार का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोलना, ज़्यादा से ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन करना, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देना और जमाएं स्वीकार करना। और साख नियंत्रण जो रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है उसमें मुद्रा की पूर्ति से संबंधित ये शब्द है साख नियंत्रण। इसको आप रिजर्व बैंक द्वारा साख की कमी और वृद्धि यानी साख की मात्रा पर नियंत्रण को साख नियंत्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक व्यय को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आपके पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पब्लिक फाइनेंस भी जुड़ी हुई है। तो सार्वजनिक व्यय को परिभाषित कीजिए, अर्थात डिफाइन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार द्वारा आम जन के लिए सार्वजनिक हित के लिए व्यय किया जाता है वो सार्वजनिक व्यय कहलाता है। सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय। सरकारी नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी उधार यानी सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार सार्वजनिक ऋण, जनता से भी ले सकती है या अन्य जो एजेंसीज है उनसे भी ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 में से अल्पकालीन ऋण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे ऋण से बल्कि ये जो अंग्रेजी के टर्म है शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि अल्पकालीन वित्त व्यवस्था से संबंधित है ये। इसको अल्पकालीन वित्त को समझकर इसका उत्तर लिखिएगा। फिर है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनएसई। एनएसई का पूरा नाम लिखिए। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका पूरा नाम है। इसी तरह से बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह से आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेबी का पूछा जा सकता है, फेरा का पूछा जा सकता है, फेमा का पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो है वो है पार्ट बी। ये पार्ट ए था, नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में जो प्रश्न है नंबर 2 और 3 फर्स्ट यूनिट में से पूछे गए हैं। 2 और 3 में से कोई एक करना है। 2 नंबर प्रश्न है मुद्रा के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के जो कार्य होते हैं मूल्य के मापक के रूप में और विनिमय के माध्यम के रूप में, संचित करने के साधन के रूप में, जो मुद्रा के मुद्रा के जो कार्य होते हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे विस्तार से लिखना है। या फिर ये कीजिएगा नंबर 3 मुद्रा पूर्ति की M1, M2, M3 व M4 अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस M1, M2, M3 और M4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की जो पूर्ति की जाती है उसमें M1, M2, M3, M4 की अवधारणा है, कंसेप्ट है, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। वैसे जब शुरुआती दौर था तो M1 और M2 ही थे, लेकिन M1, M2, M3, M4 की संकल्पनाएं वर्तमान में प्रचलित है। इनके बारे में आपको लिखना है। मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ। M1 जो होता है वो जो करेंसी प्रचलन में होती है उसको जोड़ते हुए साथ में M2 में और वृद्धि हो जाती है और कुछ फर्स्ट की चीज़ को छोड़ते हुए फिर M3 में फिर और कुछ जुड़ती है। मतलब जो मनी सर्कुलेशन होता है, लोगों के पास में मुद्रा प्लस उनकी मांग जमाएं, फिर और जुड़ आगे बढ़ते हैं तो
उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिर बैंकों के पास की बात है ये, फिर डाकघर में जमाएं, फिर है लोगों के पास में जमाओं के साथ साथ जो मनी सर्कुलेशन वास्तव में पूरे अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रही है, ये सब इनकी संकल्पनाएं हैं। फिर है यूनिट सेकंड से 4 और 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कोई एक करना है। मुद्रा परिमाण के फिशर के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। इवैल्यूएट द फिशर्स थ्योरी ऑन क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि फिशर का जो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है उसके बारे में आपको लिखना है। और इरविंग फिशर ने 1911 में एक सिद्धांत दिया था मुद्रा परिमाण से संबंधित। मुद्रा परिमाण का मतलब यहाँ पे मुद्रा की मात्रा से, मुद्रा की पूर्ति से है। इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ के लिखिएगा। और फिर है 5 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा विस्फीति के कारण व प्रभाव पर संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। ये देखिए आप, मुद्रा विस्फीति यानी कि यहाँ पे आपको मुद्रा संकुचन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और उसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को आपको लिखना है। कारण क्या रहते हैं और उसके पड़ने वाले प्रभाव आपको यहाँ पर लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर यूनिट थर्ड में से 2 प्रश्न हैं, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यापारिक बैंकों के कार्यों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो व्यापारिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, जिनके अंदर हमारे खाते खुले होते हैं, हम पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, ऋण लेते हैं, एफडीज करवाते हैं, या इस तरह के जो लेन देन करते हैं, ये व्यापारिक बैंक व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। तो इनके जो कार्य हैं उनके ऊपर आपको लेख लिखना है, उनके बारे में उनको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साख नियंत्रण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अब यहाँ पे जो छोटा प्रश्न पूछा गया था, साख नियंत्रण क्या है, उसको ही बड़े रूप में पूछा गया है, इसके ऊपर आपको विस्तार में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th यूनिट में से 8 और 9, ये प्रश्न 8 और 9 में से कोई एक करना है। लोक वित्त के अर्थ व क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट इन शॉर्ट नोट्स ऑन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और इसके ऑप्शन में है राजकोषीय नीति के उद्देश्य व महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी लोक वित्त का अर्थ और क्षेत्र बताना है, या फिर आप राजकोषीय नीति के बारे में संपूर्ण व्याख्या कीजिए। और फिर 5th यूनिट में से पार्ट बी के जो अंतिम प्रश्न हैं 10 और 11, इनमें से कोई एक करना है। क्वेश्चन है 10वां, मुद्रा बाजार के महत्व पर लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, या फिर ये कीजिए सेबी की भूमिका व कार्य पर संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रूल एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। अब पार्ट सी आरंभ हो चुका है। 12, 13, 14, 15 और 16 यानी 5 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक यूनिट में से एक एक लिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, इन 5 में से कोई 2 करने हैं आपको। मुद्रा एक अच्छा सेवक है परंतु एक बुरा स्वामी है, व्याख्या कीजिए। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये एक उक्ति है, इस पर आपको इसकी आपको व्याख्या करनी है कि किस तरह से मुद्रा के कार्य हैं जो हमारे लिए बहुत सहायक है। मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी है, और जिसके पास में कहते हैं ना कि जिसके हुए रोकड़िया तो पड़नी से डोकरिया, ये पुरानी कहावत है लेकिन वर्तमान में ज़्यादा सटीक नहीं है। पर मुद्रा जिसके बहुत अधिक फायदे हैं, लेकिन यदि आप इसको सिर पे बिठा दोगे तो ये आपका स्वामी बन जाएगा और फिर वो बहुत बुरा साबित होगा। इसलिए इस जो कहावत है इसकी आपको पूरी इसके गुण और दोषों पर व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, इसे ठीक करने के उपाय बताइए। यानी मुद्रा प्रसार किन किन कारणों से होता है, और यदि मुद्रास्फीति आ गई है, मुद्रा प्रसार हो गया है, मुद्रा की पूर्ति बहुत अधिक हो गई है जिसके कारण से मुद्रा का वास्तविक मूल्य गिर गया है लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको रोकना जरूरी होता है। उसको ठीक करने के उपाय कौन कौन से होते हैं? क्या मुद्रा पूर्ति को कम किया जाए, या साख नियंत्रण किया जाए, या फिर वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं को बढ़ाया जाए? क्या कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, ये लिखने। फिर है व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की प्रक्रिया का
वर्णन कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको शाख नियंत्रण और शाख निर्माण। जो शाख नियंत्रण है, शाख निर्माण भी होता है, लेकिन शाख नियंत्रण जो मुख्य शब्द है वो जुड़े हुए हैं रिजर्व बैंक से संबंधित, और व्यापारिक बैंकों से संबंधित शाख से संबंधित जो शब्द जुड़े हुए हैं वो शाख सृजन या शाख निर्माण से होता है। यानी कि लोन या ऋण या मुद्रा की मतलब अपने पास जो पूंजी जमा होती है उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, या अधिक से अधिक लोगों को ऋण देना, अधिक से अधिक लोगों के खाते खोलना, और उन ये साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में आपको संपूर्ण लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व परोक्ष करों में अंतर व टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस का है, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अंतर बताते हुए इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है, व्याख्या करनी है। और अंतिम प्रश्न है, भारत में अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुविधाओं पर एक लेख लिखना है। यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में लिखना है। भारत में किस तरह की व्यवस्था है अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के लिए, उसके बारे में आपको संपूर्ण व्याख्या करनी है। प्रश्न पत्र पढ़ने में तो इजी लगता है, लेकिन उसको करने के लिए आपको पूरी मेहनत चाहिए। इसके लिए आपको सिलेबस में दिए हुए पाठ्यक्रम का अनुसार, दिए हुए टॉपिक्स के अनुसार आपको अध्ययन करना है और इन प्रश्नों का हल करना है।